हेलो पीपल। तो हमने लास्ट वीडियो में टेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, उसमें हमने समझा कि टेस्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा टेस्टिंग का जो स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसीजर है उसके बारे में बात करेंगे आज। जस्ट अ मोमेंट, लेट मी प्लग इन माय ईयरफोन्स। फाइन। तो देखिए, जब भी आप कोई टेस्ट बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइटम लिखते हैं, आइटम राइटिंग। ठीक है, आफ्टर आइटम राइटिंग व्हाट यू डू आइटम एनालिसिस। आइटम एनालिसिस, इसमें आप देखते हैं कि हमारे जो आइटम्स हैं वो सही है या नहीं है। आइटम एनालिसिस में जो हम कवर करेंगे, बिकॉज मैंने कभी खुद ने तो कोई टेस्ट बनाया नहीं, तो मैं अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जानती, बट आपके नेट के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जितना सफिशिएंट है जानना उतना मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कैसे क्या होता है, कभी मैंने इस बारे में बात भी नहीं की किसी से। तो जितना मेरी नॉलेज है मैं उतना आपको बताती हूँ, और ये नॉलेज आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो हो सकता है कोई बातें आप मुझसे ज़्यादा जानते हो। ठीक है, तो डू नॉट थिंक कि भाई क्या है, कम बताया ये बताया। मैं वो बता रही हूँ जो कि नेट के या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए आपके लिए जानना सफिशिएंट है। ठीक है, सबसे पहले आप आइटम लिखते हो, लिखने के बाद आप आइटम का एनालिसिस करते हो। आइटम एनालिसिस में क्या होता है, आप देखते हो कि हमारा जो आइटम हमने लिखा वो सही है नहीं है, उसे रिव्यू करते हो, उसको एडिट करते हो। तो आइटम एनालिसिस में मोस्टली आप देखते हो आपका आइटम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं या बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं, आपका आइटम डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है या नहीं, उसके गैस पावर कैसी है, ये तीनों टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आइटम एनालिसिस करने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ कमी है तो आप उसको रीराइट करोगे, दोबारा से उसको आप रीराइट करोगे, लिखोगे। फिर उसके बाद में आप उसका स्टैंडर्डाइजेशन करोगे। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें निकालना। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें समझनी है। आइटम राइटिंग पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, बस नॉर्मल सी बातें याद रखना कि भाई आइटम जो होता है बहुत एम्बिगुअस लैंग्वेज में ना लिखा हो, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हो जो दूसरों को समझ में आए। भाई ऐसा नहीं हो आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश आप यूज़ में ले रहे हो, या हिंदी में हो तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हिंदी यूज़ में ले रहे हो। आइटम ऐसे हो जो समझ में आए अगले को कि भाई आप क्या लिखना चाह रहे हो। ठीक है, अच्छा आइटम के नेचर आपको पता है, आइटम दो तरह के हो सकते हैं आपके। आपका आइटम एक तो ओपन एंडेड हो सकता है, एक आपका क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब है कि मैंने आपको बोल दिया आज आपको कैसा फील हो रहा है, तो आप उसमें सेंटेंसेस लिखते हो, शॉर्ट लॉन्ग जितना भी मैं आपको वर्ड लिमिट देती हूँ वो आपका ओपन एंडेड होता है। ये सब्जेक्टिव है बेसिकली। सब्जेक्टिव की जो स्कोरिंग होती है उसके लिए इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी ही काम करेगी। और क्लोज एंडेड क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी ऑप्शंस दिए हैं, आपको उसी में से सेलेक्ट करना है। आपको रेटिंग देनी है तो उन्हीं में से देनी है, आप अपनी मर्जी से वहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। आपके आइटम दो तरीके से हो सकते हैं। मैंने आपको टेस्ट के टाइप्स भी बताए थे, एक मैंने शायद इंडिविजुअल और ग्रुप नहीं बताया था। ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपका टेस्ट इंडिविजुअल ग्रुप भी हो सकता है। इंडिविजुअल में आप एक वक्त पे एक ही इंसान को दोगे, ग्रुप में आप एक साथ लोगों को बांट दो, वो अपना अपना कर लेंगे। इंडिविजुअल का फ़ायदा क्या है, आप पर्सनल अटेंशन दे सकते हो, देख सकते हो भाई सही कर रहा है नहीं कर रहा है क्या कर रहा है। लेकिन इंडिविजुअल टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, पैसा भी बहुत लगेगा, लंबा सिटिंग लगेगी। ग्रुप में क्या फ़ायदा है, आपका टाइम बचेगा, ज़रूरी नहीं आप किसी ट्रेंड एक्सपर्ट को दो, कोई भी बांट देगा, परफॉर्मा ही तो देना है। लेकिन नुकसान क्या है, हो सकता है कि लोगों पे आप पर्सनल अटेंशन ना दे पाओ, तो वो कुछ चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। ओके, स्कोरिंग के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, अभी मैंने बताया सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वो वाली चीज़ हो गई। आपकी टाइम लिमिट मैं बता चुकी थी आपको, वर्बल नॉन वर्बल ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। एक अच्छा टेस्ट कौन सा होता है जिसमें रिलायबिलिटी हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, वैलिडिटी, नॉर्म्स, प्रैक्टिकेबिलिटी, ये सारी चीज़ें अगर होती हैं तो अच्छा टेस्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आइटम एनालिसिस की। आइटम एनालिसिस में क्या करना है, हमें सबसे पहले बात करनी है डिफ़िकल्टी की। आपका टेस्ट जो है उसकी डिफ़िकल्टी कैसी है आइटम की, ये हम आइटम लेवल पे स्टडी करेंगे। आइटम डिफ़िकल्टी मतलब एक एक क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी देखेंगे। अगर मेरे आइटम टोटल हैं 50 तो मैं हर एक एक क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी इंडेक्स निकालूंगी। ठीक है, बात हम किसकी कर रहे हैं, डाइकोटोमस आइटम की। डाइकोटोमस बताया था आपको पहले, एमसीक्यूज़ वाले जो होते हैं जिसमें केवल एक आंसर करेक्ट है बाकी रॉन्ग है, येस नो ट्रू फॉल्स, उस टाइप के क्वेश्चन। तो सपोज़ कीजिए मैंने कोई क्वेश्चन बनाया, 50 क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हु इज़ द पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए ABCD। ठीक है, अब मैंने ये सपोज़ करो 100 लोगों को ये टेस्ट दिया करने को,
उन 100 लोगों के मैं रिस्पॉन्स देखूंगी कि किसने ए मार्क किया, किसने बी किया, किसने सी किया, किसने डी किया। तो ए ऑप्शन है ए बी, बी ऑप्शन है सी डी, सी है एन एम मतलब नरेंद्र मोदी, और डी है आपका एक्स वाई। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे, हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, सी। जितने लोगों ने सी किया है मतलब वो सही जवाब दे रहे हैं, जिसने ए बी या डी में से कोई सा भी किया है वो रॉन्ग है। नो मैटर ए किया, बी किया, डी किया, उससे हमें मतलब नहीं है, रॉन्ग तो रॉन्ग। ठीक है, इसीलिए डाइकोटोमिस है। वी ओनली केयर अबाउट राइट और रॉन्ग आंसर, भले ही वो ए हो, बी हो या डी हो, इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, अब इसका इंडेक्स ऑफ डिफिकल्टी निकालने के लिए हम देखेंगे इन 100 लोगों में से राइट आंसर कितनों ने दिया। तो हम देखते हैं कि भाई 100 में से 98 लोगों ने सही जवाब दिया। 2 लोग हो सकता है नींद में हो, या हो सकता है कि बिफोर नरेंद्र मोदी वॉज मेड इलेक्टेड टू बी द पीएम, उससे पहले वो कॉमा में चले गए हो, सीधा आज उठे हो, ये भी हो सकता है भाई। तो 2 लोगों ने गलत जवाब दे दिया, मान लो भाई सुस्ता रहे थे, ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन पे, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने देखा 98 लोगों ने सही जवाब दिया। तो इस क्वेश्चन का जब आपको निकालना है आइटम डिफ़िकल्टी या डिफ़िकल्टी का इंडेक्स आपको निकालना है, इसे हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ डिफ़िकल्टी। ये एग्जाम में पूछते हैं, आपको निकालने को देते हैं। तो इंडेक्स ऑफ डिफ़िकल्टी का फॉर्मूला होता है, इसको हम स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, आर अपॉन एन। आर मतलब कितने लोगों ने सही जवाब दिया, एन मतलब कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन। ये भी तो हो सकता है किसी ने क्वेश्चन छोड़ ही दिया हो। तो टोटल लोग कितने थे, 100, अटेम्प्ट भी 100 ने किया। तो इस तरीके से आप देखोगे, तो यहाँ पे 98 अपॉन 100 यानी कि 0.98 इसका इंडेक्स ऑफ डिफ़िकल्टी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्वेश्चन था ये बहुत ज़्यादा इजी था, दिस वॉज वेरी इजी। नाउ सपोज कीजिए मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जो बहुत ज़्यादा ट्रिकी था, मैंने आपको कोई फॉर्मूला पूछ लिया कि ये फॉर्मूला किस चीज़ का है, इट वॉज अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। 100 में से केवल 10 लोग सही जवाब दे पाए, 90 ने गलत दे दिया। तो ऐसे में इसका इंडेक्स ऑफ डिफ़िकल्टी क्या निकलेगा, 10 अपॉन 100 यानी कि 0.10। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर सपोज करो कोई भी आंसर नहीं दे पाता तो उसमें डिफ़िकल्टी लेवल क्या आएगा, 0, और अगर सबके सब सही जवाब देते हैं तो क्या आएगा, 1। यानी कि डिफ़िकल्टी की जो रेंज है वो 0 से लेकर के 1 के बीच तक है। द इंडेक्स ऑफ डिफ़िकल्टी रेंजेस फ्रॉम 0 to 1 एंड जितना 0 के क्लोज है इसका मतलब आपका जो आइटम है वो डिफ़िकल्ट है, और जितना 1 के क्लोज है इसका मतलब आपका आइटम ईजी है। ये आपको बात याद रखनी है। ओके, क्लोजर टू 0 द डिफ़िकल्ट योर आइटम इज़, क्लोजर टू 1 ईजी योर आइटम इज़। 0 से कम नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। ये बात आपको याद रखनी है। ओके फाइन, हमें यहाँ रॉन्ग पे फोकस नहीं करना, हमें राइट पे फोकस करना है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन मान लीजिए, आपको क्वेश्चन आया कि एक कोई क्वेश्चन था, उसको 100 लोगों ने सही जवाब दिया और 100 लोगों ने गलत जवाब दिया। तो इंडेक्स ऑफ डिफ़िकल्टी बताओ। तो आप क्या करोगे, सही अपॉन टोटल कितनों ने दिया, तो टोटल कितनों ने दिया, सही प्लस रॉन्ग यानी कि 200 लोगों ने। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल के आता है, 0.50। 0.50 मतलब बिल्कुल मिड वैल्यू। तो 0.50 को हम मानते हैं बेस्ट इंडेक्स ऑफ डिफ़िकल्टी, ये बेस्ट है। आपका जो आइटम है आइडियली उसमें 0.50 होना चाहिए डिफ़िकल्टी लेवल। तो 0.50 के क्लोज है अगर, तो मतलब आपका आइटम अच्छा है। अगर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है तो भी गलत है, बहुत ईजी है तो भी गलत है। यू शुड रिवाइज़ योर आइटम। अगर बहुत ज़्यादा 0 या 1 के क्लोज आ रहा है तो आइटम को रिवाइज़ करो, बदल दो या हटा ही दो। 0.50 के आसपास आ रहा है तो इट इज़ अ गुड आइटम और उसको आपको रखना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, ओके फाइन। अब इसमें ये जो मैंने बात करी है, मैंने किसकी बात करी आपको, ये है आपका एक पावर टेस्ट। ठीक है, पावर टेस्ट कहिए इसको। पावर टेस्ट क्या होता है, जिसमें आपके पास टाइम लिमिट नहीं होती, देयर इज़ नो टाइम लिमिट फॉर दैट। ठीक है, यही चीज़ अगर हम स्पीड टेस्ट पे लगाएं तो स्पीड टेस्ट में सिर्फ फ़र्क इतना है कि टाइम लिमिट होती है। तो वही बात आ गई, एन का मतलब कितने लोगों ने अटैम्प्ट किया, तो सेम ही फॉर्मूला चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर वो स्पीड बोले या पावर बोले आपको कंफ्यूज नहीं होना, सेम बात चलेगी। ठीक है फाइन। अब क्वेश्चन कई बार कैसे घुमा सकता है, वो बोलेगा कि 1000 लोगों ने टेस्ट दिया। अब 1000 लोगों का डेटा आप देखोगे तो उसमें हो सकता है वो आपको बोले कि भाई आप इसमें इंडेक्स ऑफ डिफ़िकल्टी निकालो, और इस वे में कि वो आपको पूरे का नहीं बताएगा कि कितने लोगों ने सही जवाब दिया, कितने ने गलत दिया। वो आपको बोलेगा, जैसे अपन एनपीसी फॉलो करते हैं तो
लीस्ट और मोस्ट 27%, वो उनका डेटा आपको देगा। 27 लोअर ग्रुप के 27, हायर ग्रुप के 27, बीच के लोगों को वो हटा देगा, क्योंकि बीच के वाले तो वैसे भी आपके जो मिडिल जिनकी वैल्यू आ रही है वो एवरेज पे है। हमें एवरेज से मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे, एक्सट्रीम से मतलब है हमें। तो वो बोलेगा टोटल 1000 लोग थे, उनमें से जो लोअर ग्रुप है जिन्होंने गलत जवाब दिए, लोअर ग्रुप मतलब गलत जवाब वाले, तो गलत नहीं बोलेंगे, लो स्कोरर बोलेंगे, है ना, जिनके मार्क्स कम आए। तो जिनके मार्क्स कम आए उनमें से कितने लोगों ने सही जवाब दिया, तो 1000 लोग थे, उनमें से हो सकता है केवल 20 लोगों ने सही जवाब दिया हो। और जो लोग अपर में आते हैं, देखो मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, एक सेकेंड, जो लोग लोअर ग्रुप में आते हैं उसमें से केवल 20 ने सही जवाब दिया, और जो अपर में आते हैं उसमें से सपोज कीजिए आप 200 ने सही जवाब दिया। अब आप मुझे डिफ़िकल्टी निकाल के बताओ। तो अब आप क्या करोगे, ये 27% वो आपको बोलेगा नहीं, आपको खुद को याद रखना है। 27% आपको खुद को याद रखना है कि हम जब भी वो लोअर या अपर की बात करें, मतलब कि टोटल के 27% की वो बात कर रहा है। तो पहले तो 27% क्या होगा 1000 का, वो आप निकालिए, वो होगा 270, यानी कि हमारे अपर में भी और लोअर में भी दोनों में 270 लोग थे। अब क्या करेंगे, P इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लोअर ग्रुप में कितने लोगों ने सही जवाब दिया प्लस अपर ग्रुप में कितनों ने सही जवाब दिया, अपॉन लोअर में कितने लोग टोटल थे और अपर में टोटल कितने लोग थे जिन्होंने सही जवाब, मतलब जिन्होंने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन, सही नहीं अटेम्प्ट किया, ठीक है। T लिख लो या N लिख लो, चलो N लिख लो, कितने लोग थे। तो लोअर में सही जवाब 20 लोगों ने दिया, अपर में 200 ने दिया, टोटल कितने 270 ऐड कर दो 220 अपॉन 540, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा 11/27। तो ये आपका 0 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आप देख लीजिएगा कितना आता है, 0 पॉइंट आई थिंक 4 या 5 के अराउंड कुछ आएगा, ठीक है। तो ये मॉडरेट सा है आपका। अब ये बात आपको याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि आपका जब भी वो लोअर या अपर की बात कर दे तो ये फॉर्मूला लगेगा। ऑल्दो मुझे लगता है अब तक शायद ये क्वेश्चन नहीं आया है, तो मेजर फोकस किस पे करना है, पहले वाले फॉर्मूले पे। ये वाला अगर आ जाए तो भला, नहीं आए तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ऊपर वाला याद रखो, उस पर आया हुआ है क्वेश्चन, उस पर आया है 2 या 3 बार अब तक मेरे सामने आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, फाइन, ओके। ये आपका है आइटम डिफ़िकल्टी। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ की, आइटम एनालिसिस में एक और चीज़ देखते हैं, वो है इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्कोर है ना, जो क्वेश्चन है, क्या वो आइटम जो लोग लो परफॉर्मर है और जो लोग हाई परफॉर्मर है उनके बीच में डिस्टिंग्विश कर पाता है या नहीं कर पाता। आप इस तरह का आइटम बनाना चाहेंगे ना जो बता सके कि हाँ भाई ये लोग हाई परफॉर्मर है, ये लो परफॉर्मर है, कि भाई जो सपोज़ कीजिए मैं आपका, या मैं नहीं, एनटी वाले जो पेपर बनाते हैं वो ऐसा पेपर बनाते हैं कि जो पढ़ के आया है वो सॉल्व कर लेगा, जो नहीं पढ़ के आया है वो नहीं कर पाएगा। ऐसा ही होना चाहिए पेपर, ऑब्वियसली। जो पढ़ के आया है अगर वो भी सॉल्व कर रहा है और जो नहीं पढ़ के आया है वो भी सॉल्व कर रहा है, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि कौन आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक है और कौन नहीं है। तो आपको क्वेश्चंस ऐसे बनाने हैं जो कि डिस्क्रिमिनेट कर सके हायर और लोअर परफॉर्मर पीपल में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम कई बार इंडेक्स, वैलिडिटी इंडेक्स भी बोलते हैं, आइटम वैलिडिटी इंडेक्स, ठीक है। आपका आइटम कितना वैलिड है, सुपीरियर और इन्फीरियर के बीच में डिस्टिंग्विश कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है, फाइन। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसको हमने वी से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। ये मैं ए के सिंह के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ए के सिंह में वी से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये, आर यू माइनस आर एल अपॉन एन यू माइनस एन एल। इसका ये फॉर्मूला है कि अपर ग्रुप में कितने लोगों ने सही जवाब दिया, है ना, हाई परफॉर्मर, लोअर ग्रुप में कितनों ने सही जवाब दिया, उन्हें आप माइनस करें, और डिवाइड में आप दोनों के जो भी 27% जो हैं उन्हें आप माइनस करें। इस तरीके से आपका इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल, कुछ अलग नहीं है। पहले वाले फॉर्मूला जो भी मैंने जस्ट बताया था उसके जैसा सा है, 27% वाला ही रूल आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, अब इन आइटम डिस्क्रिमिनेशन की जो वैल्यू है ये रेंज कहाँ से कहाँ तक करेगी, -1 से +1 तक। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस का साइन लग रहा है। तो अगर सपोज करो कोई क्वेश्चन आपने इतना ही बेकार बना दिया, इतना ही फर्जी सा क्वेश्चन बना दिया जिसमें कि ऐसा हो रहा है कि भाई जो पढ़ के आए हैं वो तो परफॉर्म कर नहीं पा रहे और जो नहीं पढ़ के आए वो कर पा रहे हैं, तो ऐसे में आपका नेगेटिव में आ जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब बिल्कुल ही रद्दी है, आपका जो आपने पेपर बनाया है, जो क्वेश्चन बनाया है उसे कम्प्लीटली हटा दो,
सिरे से खारिज कर दो, ठीक है। तो ऐसे वालों को आपको हटाना है। यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे भी आइडियल आपकी वही 0.50 है ना। -1 से लेकर 0 तक जिसकी वैल्यू आ रही है वो तो आपको कम्प्लीटली रिजेक्ट करना है। 0 के क्लोजर जो है वो भी रीराइट करो या हटाओ। 0.50 यहाँ आइडियल है, और 1 मतलब वो भी अच्छा है, मतलब 1 इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए फाइन, मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो 1 वाला ही माना जाएगा, 0.50 से 1 वाला, दिस इज़ द गुड 1, इसे आपको रखना है। ये इसका रेंज हो गया, ठीक है, फाइन, ओके। अब इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है, एक आपको मैंने गैस वर्क वाला बताया, तो गैस वर्क वाले पे अभी तक तो कोई क्वेश्चन आया नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है गैस वर्क का फॉर्मूला क्या है। मैं आपको बता देती हूँ, वैसे अभी तक आया नहीं है, कि आपको क्या लगता है आपके क्वेश्चन में गैस वर्क कितना हो सकता है। तो इसका फॉर्मूला है S = R - W / K - 1। S मतलब कितने लोगों ने सही जवाब दिया, नंबर ऑफ पीपल, नहीं एक सेकेंड सॉरी, ये वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि R का मतलब है कितने लोगों ने सही जवाब दिया, राइट आंसर कितने लोगों ने दिया। W मतलब रॉन्ग कितनों ने दिया। K मतलब आपके जो ऑप्शंस है, ठीक है, जैसे 4 दिए हमने ऑप्शन, तो वो 4 ऑप्शंस हैं आपके, तो 4 - 1 करेंगे अगर 4 ऑप्शन है तो, मतलब 3, क्योंकि 3 ही तो रॉन्ग थे ना। तो उन 3 को हम डिवाइड करते हैं, ऊपर न्यूमरेटर में रखते हैं रॉन्ग जवाब कितने लोगों ने दिया, हाउ मैनी पीपल गेव रॉन्ग आंसर। ये है आपका करेक्टेड स्कोर। करेक्टेड स्कोर मतलब कि अगर आप इतने लोगों ने सच में सही जवाब दिया, इतनों ने गलत दिया, डिवाइड बाय ऑप्शन -1 करते हो, तो आपको पता चलेगा कि लगभग इतना गैस वर्क के बाद आपका आंसर जो है वो, ये गैस वर्क की वजह से लोगों ने राइट भी तो दिया हो सकता है ना, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे हटा दी। अब ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा, अभी क्रैश कोर्स है, इसलिए मैं कहूँगी अभी के लिए इसको छोड़ दो। ये आपके अभी तक पूछा नहीं गया है, बट हाँ दिसंबर वाले कोर्स के टाइम पे मैं ज़रूर कराऊंगी, हो सकता है कभी आ भी जाए इन फ्यूचर, अभी के लिए छोड़ दो, ये नहीं पूछते, ठीक है। बस ये है गैस वर्क जो है वो मीडियम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, इतना सा आपको याद रखना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइटम एनालिसिस में ये 3 चीज़ ही है जो आपको करनी है। अब सपोज करो आपने आइटम को रीराइट भी कर लिया, सब कर लिया, अब स्टैंडर्डाइज करना है। स्टैंडर्डाइज करने के लिए क्या करेंगे, रिलायबिलिटी चेक। अब देखो रिलायबिलिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर। कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर, आपके स्कोर कंसिस्टेंट है या नहीं। आपने पिछली बार नेट का एग्ज़ाम दिया था, आपके 150 में से सपोज कीजिए 50 क्वेश्चन सही हुए थे। अब की बार आप अगर सपोज करो कि दे रहे हो और आपके 150 में से 60 हो रहे हैं, तो मतलब लगभग आपका स्कोर कंसिस्टेंट है। लेकिन सपोज़ कीजिए कि पिछली बार आपने जो टेस्ट दिया, मैंने कोई टेस्ट बनाया, मैंने आपको दिया, उसमें आपने पहले तो 50 नंबर आए, 10 दिन बाद देख रही हूँ आपके 110 आ रहे हैं, तो मतलब मेरा टेस्ट जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपके स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा वेरी हो गए। तो रिलायबिलिटी का मतलब है आपके जो स्कोर हैं वो लगभग एक जैसे आए, कंसिस्टेंट रहे। अगर आपका IQ पिछले हफ्ते 100 था, इस हफ्ते 120 हो गया, अगले हफ्ते 160 हो गया, तो मतलब मेरा IQ का टेस्ट ही अनरिलायबल है। एक सेकेंड, हाँ ओके, एक सेकेंड, एक कॉल आ गया था। हाँ, तो रिलायबिलिटी जो है ये कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर होता है, ठीक है, मतलब आपका जो स्कोर है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, तभी हम मानेंगे आपका टेस्ट जो है वो वैलिड है। अब इसको चेक करने के तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है, मेजरली 4 पे हम ध्यान देंगे। सबसे पहला होता है आपका टेस्ट रीटेस्ट। कभी भी आप टेस्ट करते थे प्रैक्टिकल में, मैनुअल में देखा होगा, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी वैल्यू वो देता था आपको। टेस्ट रीटेस्ट का मतलब ये, मैंने आज आपको मेरा टेस्ट दिया, फिर उसके बाद 14 दिन बाद, मतलब अ फोर्टनाइट, 14 दिन बाद या 2 हफ्ते बाद बोल लो, मैंने आपको वो टेस्ट दोबारा दिया। अब मैं दोनों स्कोर्स देखूंगी कंपैरेबल है या नहीं, पहले जितने थे लगभग उतना ही स्कोर आ रहा है या नहीं। अगर बहुत फ़र्क आ रहा है मतलब नहीं है भाई, टेस्ट सही नहीं है, चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये क्योंकि समय का हम गैप रख रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोलेंगे टेम्पोरल स्टेबिलिटी देखता है, टेम्पोरल स्टेबिलिटी, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि भाई आपको इसको स्पीड पावर दोनों पे आप लगा सकते हो, दोनों के लिए बढ़िया है। हिट्रोजनस टेस्ट, हिट्रोजनस टेस्ट मतलब जो अलग अलग चीज़ों को मेजर करता है, उसके लिए भी बढ़िया है। लेकिन नुकसान टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, 2 हफ्ते गैप लगना दोबारा। इसके अलावा एरर वेरिएंस आ सकता है। इसके अलावा मैच्योरेशनल इफेक्ट्स, अगर आप किसी डेवलपमेंटल स्टडी करना चाहते हो तो 14 दिन में
बहुत छोटा बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट होता है, उसका तो रोज़ डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा हो सकता है आपका सब्जेक्ट कहीं बाहर चला जाए, है ना, बहुत सारे यहाँ पे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी की। इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब हम ये देखना चाहते हैं हमारा जो टेस्ट है, मैंने बनाया IQ का है, तो अंदर जो आइटम्स हैं वो सारे IQ वाले ही है ना, लगभग, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि भाई आइटम ही आपस में मैच नहीं कर रहा। हो सकता है ऐसा कि भाई एक आइटम जो है वो कुछ अलग चीज़ कर रहा है और दूसरा आइटम कुछ बहुत ही अलग चीज़ कर रहा है, तो ये होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करना। इंटरनल कंसिस्टेंसी मेजर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, इंटरनल कंसिस्टेंसी से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी वो वाला क्या नाम है उसका, ऑल्टरनेट फॉर्म, जिसको हम पैरेलल फॉर्म भी बोलते हैं या इक्विवेलेंट फॉर्म भी बोलते हैं कई बार। इसमें क्या होता है, अब जैसे टेस्ट रीटेस्ट था, भाई आज किया फिर 14 दिन बाद दोबारा वही टेस्ट किया, है ना, तो थोड़ा सा टाइम वगैरह वेस्ट हो रहा है, डिसएडवांटेज है। तो मैं क्या करूँगी, मैंने तुमको आज बुलाया और आज ही जो मेरा टेस्ट था इसको मैंने फॉर्म A बोला, इसके जैसा ही मिलता जुलता एक और टेस्ट मैंने बना दिया। अब मैं तुमसे एक ही वक्त पे दोनों टेस्ट करवा लूँगी और फिर इन दोनों को कोरिलेट कर लूँगी, भाई एक जैसे आ रहा है इसको या नहीं आ रहा। दोनों में आइटम एक जैसे रखूँगी, जैसे एक में पूछा हुई PM ऑफ इंडिया, एक में पूछा हुई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, एक में पूछा 2+2 क्या है, दूसरे में 3+3 पूछ लिया, तो मिलते जुलते क्वेश्चन रखेंगे, बहुत डिफरेंट नहीं। फ़ायदा क्या है, समय बच गया, पैसे बच गए, 2 बार तुम्हारे को आने जाने का TDI नहीं देना पड़ेगा। लेकिन नुकसान क्या है, एक फॉर्म बनाने में तो आफत आ जाती है, दो कैसे बनाए, क्वेश्चन जस्ट डबल करने पड़ेंगे। ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मिलते जुलते हो, इक्विवेलेंट हो, फ़र्क नहीं आया हो, ठीक है। तो इसमें ये थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब इसके डिसएडवांटेज को ख़त्म करने के लिए फिर हम बोल सकते हैं कि हम स्प्लिट हाफ कर लेते हैं। स्प्लिट हाफ क्या है, स्प्लिट हाफ में मैं क्यों 2 टेस्ट बनाऊँ 100 आइटम के, मैंने 100 आइटम का बनाया, उसको आधे में बांट दिया, 50 का कर दिया, इसको फॉर्म में, इसको फॉर्म B बोल दिया। वही ऑल्टरनेट फॉर्म वाला ही काम किया, बस सेम टेस्ट को आधा कर दिया, 2 बार नहीं बनाया। तो इसीलिए मैं इसको इस सीक्वेंस में पढ़ाती हूँ हमेशा, ताकि आपको याद रहे, एज अ स्टोरी याद रहे कि भाई उसमें आपने 2 बार किया, उसका वो नुकसान था, 2 बार बुलाना पड़ेगा, तो इसको चेंज करने के लिए एक ही बार में 2 फॉर्म दे दिए। पर इसमें भी दिक्कत है, दूसरा फॉर्म बनाने में दिक्कत आएगी, तो उसी फॉर्म को आधा कर दो, उसी टेस्ट को आप आधा कर दो। अब आधा कर दोगे तो स्प्लिट हाफ कहलाएगा वो। अब स्प्लिट हाफ करने के भी बहुत तरीके हैं, हो सकता है एक आप ऐसे जैसे मैंने किया आधा कर दिया 50-50, या हो सकता है आप ऑड इवन करो। मोस्ट प्रोबेबली ऑड इवन यूज़ में लिया जाता है कि 1, 3, 5, 7 ऐसे वाले आइटम एक फॉर्म में, 2, 4, 6, 8 ऐसे अलग तरीके से, और भी आप जैसा आपका मन करे उस हिसाब से आप कर सकते हो। ओके फाइन। अब इसके अलावा स्प्लिट हाफ पे एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको मोस्ट प्रोबेबली लाइव कराऊंगी। जो भी आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है टेस्टिंग रिसर्च की, क्योंकि कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम मोस्ट प्रोबेबली उसको लाइव करेंगे। जस्ट अ मोमेंट, आई हैव समबडी ऑन डोर, जस्ट अ मोमेंट। हाँ ओके फाइन। सो क्या बताया था मैंने आपको, स्प्लिट हाफ में हम ऑड इवन या किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अब ये जो है ये इंटरनल कंसिस्टेंसी बताता है, ठीक है, ये बताता है आपका टेस्ट इंटरनली कंसिस्टेंट है या नहीं, ठीक है, कंसिस्टेंट। जैसे कि सपोज़ कीजिए ये ऊपर का जो है ये, इसमें आप स्कोर कर रहे हो 10 आउट ऑफ 20, नीचे वाले में कर रहे हो 19 आउट ऑफ 20, तो मतलब आपका टेस्ट इंटरनली ही कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट नहीं है। बहुत ज़्यादा वेरिएंस आ रही है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके कुछ फॉर्मूलाज आ जाते हैं, स्पीयरमैन ब्राउन वगैरह, वो हम या तो सेपरेट क्लास में एक साथ मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो कराऊंगी, ताकि आपको याद रहे और आप भी एक ही जगह उनके सबके नोट्स बनाए। यहाँ पे एक आपका न्यूमेरिकल आता है वैसे, ठीक है, ओके फाइन। इसके अलावा लास्ट जो है आपका वो है इंटर स्कोरर या इंटर रेटर रिलायबिलिटी। ये कब काम में आता है, जब आपका टेस्ट सब्जेक्टिव हो, प्रोजेक्टिव हो। तो ऐसे में क्या होता है, हमारे पास कोई सही या गलत जवाब नहीं होता है ना। अगर आपने वो TAT करा, वहाँ पे वो कहानी बना के सुना रहा है, तो वो कहानी गलत या सही थोड़ी ना होगी। तो उसका रिलायबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपर्ट्स को देंगे। अब वो एक्सपर्ट्स में से कितने लोग उस पर एग्री कर रहे हैं अपॉन टोटल जजेस कितने हैं, इस तरीके से आप ये निकालते हो। इसमें न्यूमेरिकल नहीं आता, बस याद रखना कि ये कहाँ काम आता है, सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए काम में आता है। ओके, अब आपका रिलायबिलिटी किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। तो 1-2 बातें याद रखना, अगर लेंथ जो है ज़्यादा हो जाए टेस्ट की, तो रिलायबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। ये पूछ लेते हैं कई बार, ठीक है। रिलायबिलिटी जो है आपकी लेंथ पे डिपेंड करती है, ज़्यादा लंबा टेस्ट होगा तो रिलायबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, छोटा टेस्ट होगा तो रिलायबिलिटी के होने के कम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपके सब्जेक्ट्स
जिनको आप टेस्ट दे रहे हो, वो लोग अगर होमोजेनस है, एक जैसे हैं सारे के सारे, IQ सबका सेम है, तो रिलायबिलिटी कम आएगी, ठीक है। अगर हेट्रोजेनस है, अलग अलग IQ के या अलग अलग कैपेबिलिटी के लोग हैं, तो रिलायबिलिटी ज़्यादा आएगी, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे आइटम्स की, अगर आपके आइटम्स होमोजेनस हैं, एक जैसे हैं, तब रिलायबिलिटी हाई आएगी, लेकिन अगर आइटम अलग अलग है, हेट्रोजेनस है, तो रिलायबिलिटी कम आएगी, ठीक है। डिफ़िकल्टी मैंने आपको बता दी, अगर 0.50 के आसपास है तो रिलायबिलिटी अच्छी रहेगी, बहुत कम बहुत ज़्यादा है तो रिलायबिलिटी भी जो है वेरी कर जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें कुछ आपको याद रखनी है। अगर डिस्क्रिमिनेशन हाई है, रिलायबिलिटी हाई रहेगी, डिस्क्रिमिनेशन कम है, रिलायबिलिटी कम रहेगी, ठीक है, फाइन। ये आपका रिलायबिलिटी का जो टॉपिक है, मोटा मोटा यही आपसे पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं वैलिडिटी की। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है कि क्या आपका टेस्ट वही मेजर कर रहा है जिसके लिए आपने बनाया। मैंने टेस्ट बनाया IQ का, क्वेश्चन कर रहा है PM नहीं, IQ नहीं, मैंने आपका टेस्ट बनाया सपोज़ कीजिए मैथमेटिकल एबिलिटी का, तो वहाँ 2+2 पूछो, वहाँ मैं पूछूँ कि व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ गुड, तो वो तो लैंग्वेज मेजर कर रहा है ना, तो वो वैलिड नहीं है। टेस्ट वैलिड तब होगा जब आपने जिस चीज़ के लिए बनाया है वो उसी चीज़ को मेजर कर रहा है, ठीक है। तो इसके भी टाइप्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटेंट वैलिडिटी की। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि आप जो भी कंटेंट एरिया है आपका, जैसे मैंने बोला कि मैं मैथमेटिकल रीजनिंग असेस करना चाहती हूँ, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में अगर मैं सारे ही क्वेश्चन एडिशन के दे दूँ तो मतलब मेरे टेस्ट में कंटेंट सही नहीं है, उसमें मुझे हर वैरायटी के क्वेश्चन डालने चाहिए। जो भी टॉपिक जिस पे भी आप स्टडी कर रहे हो तो उसका आपको हर तरह के क्वेश्चन डालने हैं। अब जैसे आप नेट का एग्जाम देखो, हर यूनिट से क्वेश्चंस आते हैं इवनली, है ना, ऐसा नहीं है कि कोई एक यूनिट पूरी ही छोड़ दी या किसी एक ही यूनिट से पूरा पेपर आ रहा है। अगर किसी एक ही यूनिट से पूरा पेपर आए तो आपका टेस्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ओके। इसके अलावा दूसरा आपका होता है क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी। क्राइटेरिया रिलेटेड वैलिडिटी में क्या होता है, इसमें आप कंपेयर करते हो। क्राइटेरिया वर्ड पहले भी आया था, तो क्राइटेरिया वर्ड जहाँ दिख जाए मतलब यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं। अब कंपेयर किससे कर रहे हैं, उसके बेसिस पे दो तरह का है, एक है प्रिडिक्टिव और एक है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब मैंने एक टेस्ट बनाया, मैंने बनाया पर्सनालिटी का टेस्ट, मैंने वो टेस्ट आपको दिया, है ना। मेरा पर्सनालिटी का टेस्ट है, इसका नाम है ए पर्सनालिटी फैक्टर, और दूसरा मैंने लिया 16 PF फैक्टर। 16 पर्सनालिटी फैक्टर वाला जो टेस्ट है ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, मैंने आपको मेरा टेस्ट भी दिया और 16 PF भी दिया। अब सपोज करो 16 PF में तो आप इंट्रोवर्ट आ रहे हो और मेरे टेस्ट में आप एक्सट्रोवर्ट आ रहे हो, तो मतलब मेरा जो टेस्ट है वो गड़बड़ है। ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज्ड, ऑलरेडी वेल इस्टेब्लिश्ड टेस्ट से आप अपने स्कोर को कंपेयर करते हो, वेल इस्टेब्लिश्ड टेस्ट से। अगर उसके जैसा ही रिजल्ट आ रहा है मतलब आपका टेस्ट सही है। तो क्राइटेरिया है तो कंपेयर करेंगे, कॉन्करेंट है तो जो अभी अपने पास अवेलेबल है टेस्ट वेल इस्टेब्लिश्ड प्रेजेंट में जो है उससे कंपेयर करेंगे। प्रेडिक्टिव नाम से समझ में आ रहा है, फोरकास्टिंग के लिए काम आता है। एग्जाम में सीधा जहाँ फोरकास्टिंग या फ्यूचर वर्ड दिख जाए समझ जाना ये प्रेडिक्टिव है। जैसे कि क्या करते हैं इसमें हम, मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट आप पे लगाया एडमिशन के समय, फिर जो स्कोर आए वो मैंने लिख लिए कि भाई अभी आपने मेरे पास, जैसे सपोज करो आप मेरे पास आते हो पढ़ने के लिए फॉर दिसंबर एग्ज़ाम, तो मैं आपका उससे पहले अभी आपका एग्ज़ाम हो जाता है, मैं उसमें स्कोर देखती हूँ कि भाई बिना पढ़े आपके कितने स्कोर आ रहे हैं या पहले से क्रैश कोर्स के बाद कितने आ रहे हैं। फिर उसके बाद जब 6 महीने आप मेरे पास पढ़ते हो उसके बाद मैं देखती हूँ आपके नेट के एग्ज़ाम में कितने स्कोर आते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमें आइडिया लग जाएगा आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा इन 6 महीनों में, वो प्रेडिक्टिव है। आपका पहले जो स्कोर आया मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ भाई इससे ज़्यादा ही आएगा स्कोर। अभी आप अगर बिना पढ़े या सिर्फ क्रैश कोर्स पढ़ के आप 150 में से 100 क्वेश्चन सही कर रहे हो, तो आई बिलीव कि अगर आप 6 महीने प्रॉपरली पढ़ते हो, पूरा कोर्स दिसंबर वाला यूट्यूब वाला ज्वाइन करते हो, तो यू विल बी एबल टू स्कोर मोर देन दैट जो आप पहले कर रहे थे। ये प्रेडिक्टिव है। इसमें आज के समय में कोई स्कोर नहीं है जिससे मैं कंपेयर करूँ, वो मेरे पास फ्यूचर में होगा जिससे मैं कंपेयर करूँगी। कंपेयर तो कर रहे हैं बट राइट नाउ आई डू नॉट हैव द डेटा विद विच आई वांट टू कंपेयर, आई विल गेट द डेटा इन द फ्यूचर, बाद में पता चलेगा, ठीक है, फाइन। तीसरा है आपका कंस्ट्रक्ट, सबसे बढ़िया टाइप है ये और सबसे डिफ़िकल्ट है ये ऑब्टेन करना। ये तब किया जाता है जब कोई नया टॉपिक आप बना रहे हो, बिल्कुल वो टॉपिक पहले था ही नहीं, बिल्कुल कोई नया ही टॉपिक है, कोई नई थ्योरी मैंने बनाई है, तो उस थ्योरी पे मैं उसको कैसे प्रूव करूँ कि वो थ्योरी सही है या नहीं, तो उसके लिए मुझे टेस्ट बनाना पड़ेगा। उस टेस्ट को मैं जब लगाऊंगी लोगों पे तब उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे मेरी थ्योरी को मैं अच्छे से बता पाऊंगी। तो ये बेसिकली थ्योरी बिल्डिंग के समय ही हम ये वाले लगाते हैं और बिल्कुल कोई नया टॉपिक हो तब हम लगाते हैं। और बेसिकली कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको वैलिडिटी की बताई थी कि डिग्री टू विच
टेस्ट मेजर्स what it is supposed to, what it is supposed to। आपका टेस्ट वही मेजर कर रहा है ना जो उसको करना चाहिए था, वो आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होता है। इसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एक है कन्वर्जेंट, एक है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या है? अब देखो, ठीक है, आपका जो टेस्ट है, आपने जो बनाया थ्योरी बिल्कुल नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड तो कोई कंसेप्ट हो सकता है ना। जैसे मैंने स्पिरिचुअलिटी पे बनाया, तो कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियसनेस को एक जैसा सा मानते हैं, फिलॉसफी मान लो। तो मैं अपने जो टेस्ट है, मेरा जो टॉपिक है वो ए, वो बी से मिलता जुलता है, बी टॉपिक से मिलता जुलता है, तो मैं ऐसा टेस्ट लगाऊंगी आप पे जो बी टॉपिक का हो और ए टॉपिक का मैंने बनाया ही है। दोनों में आपका स्कोर अगर लगभग सेम सा आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा काम सही है। जब टॉपिक ही सिमिलर हैं तो ऐसे में आपका स्कोर भी सिमिलर आना चाहिए, है ना। लेकिन अगर मेरा टेस्ट है ए, है ना, ये स्पिरिचुअलिटी है, मैं स्पिरिचुअलिटी को सपोज करो कि अग्रेशन से या किसी बहुत ही नेगेटिव टॉपिक से लगा दूँ, उससे कंपेयर कर दूँ, जेड से कंपेयर कर दूँ, तो ऐसे में स्कोर अलग आना चाहिए। अगर आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है, बहुत ज़्यादा शांत, पीसफुलनेस, अगर मैं देखूँ, मैंने पीस पे टेस्ट बनाया और उसको मैं कंपेयर करी हूँ अग्रेशन से, तो स्कोर में बहुत ज़्यादा अंतर आना चाहिए, रिलायबिलिटी बहुत कम आनी चाहिए। इन दोनों का आपस में कोरिलेशन जो है वो बहुत कम आना चाहिए, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट बहुत कम आना चाहिए, पियर्सन ज़ाद। तो ऐसे में अगर आ जाता है बहुत कम, जैसे कि सपोज़ करो इसमें मेरे 100 से 10 आ रहे हैं और इसमें नहीं, इसमें 100 से 10 में नहीं समझोगे आप इसको ऐसे ही समझो कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्टैब्लिश बहुत कम हो पा रहा है, इन दोनों के बीच का जो रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है वो बहुत कम आ रहा है, वो आ रहा है 0.01। तो ऐसे में हम कहेंगे कि हाँ, हमारा टेस्ट सही है। तो कन्वर्जेंट ये कहता है कि सिमिलर टेस्ट से इसकी रिलायबिलिटी हाई आनी चाहिए। डाइवर्जेंट कहता है कि डिफरेंट जो ओपोजिट्स हैं उनसे इसकी रिलायबिलिटी बहुत कम आनी चाहिए, मैच नहीं करना चाहिए। सिमिलर से मैच करना चाहिए और जो इससे डिसिमिलर हैं या इसके ओपोजिट हैं उनसे मैच नहीं करना चाहिए, तो वो आपका डाइवर्जेंट है। ये आप देखते हो, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। इसमें कौन से फैक्टर मैटर करते हैं? एक वही लेंथ ऑफ टेस्ट बढ़ा दो तो वैलिडिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपका टेस्ट होमोजेनस है तो वैलिडिटी लो रहती है, होमोजेनस टेस्ट में वैलिडिटी लो रहेगी, हेट्रोजेनस में वैलिडिटी हाई रहेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का आपस में क्या संबंध है ये भी पूछ सकते हैं। अगर टेस्ट होमोजेनस है तो अगर आपकी रिलायबिलिटी हाई है, वैलिडिटी भी हाई होगी, रिलायबिलिटी लो है, वैलिडिटी भी लो रहेगी। लेकिन अगर हेट्रोजेनस है तो हेट्रोजेनस में अगर रिलायबिलिटी लो है तो भी वैलिडिटी हाई हो सकती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं ये वाली चीज़ कंफर्म करती हूँ, मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। एक सेकेंड, ये वाला एक बार मुझे कंफर्म करने दीजिए, जस्ट अ मोमेंट। AK सिंह के अकॉर्डिंग तो ये है। बाकी ऐसा भी कहते हैं अगर वैलिडिटी लो हो तो रिलायबिलिटी उस पर डिपेंड नहीं करती, रिलायबिलिटी कम भी हो सकती है और रिलायबिलिटी ज़्यादा भी हो सकती है। मतलब कि बेसिकली वैलिडिटी डिपेंड्स अपॉन रिलायबिलिटी एंड रिलायबिलिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन वैलिडिटी। ये बात आप याद रखना कि रिलायबिलिटी कम ज़्यादा है उससे वैलिडिटी पे फ़र्क पड़ सकता है, पर वैलिडिटी की कमियाँ ज़्यादा होने से रिलायबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, फाइन। तो ये आपका रिलायबिलिटी और वैलिडिटी जो है ये मैंने आपको कवर करवा दिया। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद आपका नॉर्म्स भी आ जाता है, तो चलिए मैं आपको लगे हाथ नॉर्म्स भी बता देती हूँ। ओके फाइन, जस्ट अ मोमेंट। नॉर्म्स क्या होता है? नॉर्म्स का मतलब होता है एवरेज स्कोर। जब आप कोई टेस्ट करते थे, जैसे SAS किया या कोई भी किया, उसमें आपको टेबल दिखती थी कि भाई इतने से इतने मार्क्स आपके सब्जेक्ट के आए हैं तो वो हाई है, मॉडरेट है, लो है, ऐसा आता था। तो वो नॉर्म टेबल होती थी। तो नॉर्म का मतलब है कि जब आपने कोई टेस्ट बनाया ना, तो आप क्या करते हो, उस टेस्ट को बहुत सारे लोगों को पहले देते हो। सपोज़ करो मैंने 8th स्टैंडर्ड के लिए टेस्ट बनाया, मुझे याद आता है एक प्रो एनवायरमेंटल ऐसा कुछ कोई टेस्ट था हमारे टाइम पे, तो उसको 8th स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए वो था, ऐसा कुछ था, एक रेंज थी कि भाई 8th क्लास के बच्चों के लिए। तो मैं 8th क्लास के बच्चों को ही वो टेस्ट दूंगी। सपोज़ करो मैंने 1000 बच्चों को दिया, अब उन 1000 बच्चों का जो स्कोर आएगा उस पे से मैं लो, मॉडरेट, हाई का क्राइटेरिया बना दूंगी, वो मैंने फिक्स कर दिया।
अब जब भी ये टेस्ट स्टैंडर्डाइज हो गया, रिलायबिलिटी भी थी, वैलिडिटी भी थी, अब मैंने नॉर्म भी बना दिया। अब जब आप किसी भी नए बच्चे को दोगे, नए पर्सन को दोगे, रियल सब्जेक्ट को दोगे, तो आप इसमें से जो आपने लो, मॉडरेट और हाई बनाया उसके बेसिस पे फिर आप उसको कैटेगराइज कर दोगे। तो नॉर्म क्या है? एवरेज स्कोर ऑफ द सैम्पल या पॉपुलेशन आप बोल सकते हो, ठीक है। बेसिकली सैम्पल ये पॉपुलेशन तो आपने लगाया नहीं, तो एवरेज स्कोर ऑफ सैम्पल। इसके नॉर्म्स के टाइप क्या है? तो एक तो एज इक्विवेलेंट हो सकता है, मैंने एज के हिसाब से किया कि भाई 10 से 12 लोगों पे ही लगाया। एक आपका ग्रेड इक्विवेलेंट है जो मैंने अभी बताया आपको, क्लास वाला। एक होता है आपका परसेंटाइल नॉर्म। परसेंटाइल में क्या होता है? अगर मैंने बोला P90, आपकी परसेंटाइल 90 है, इसका मतलब आपके नीचे 90% लोग हैं और आपसे ऊपर 10% लोग हैं। 10% पीपल आर अबव यू, यू आर एट दिस पोजीशन, 90% पीपल आर बिलो यू। P90 का मतलब ये होता है, परसेंटाइल का मतलब, ठीक है। इसके अलावा एक होता है आपका स्टैंडर्ड स्कोर। स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म, इसमें क्या होता है? इसमें आपके Z स्कोर, T स्कोर, ये सारे स्कोर्स यहाँ पे आ जाते हैं। इस पर भी आपका न्यूमेरिकल आता है Z स्कोर पे, T पे भी आता है T स्कोर पे। तो ये भी हम न्यूमेरिकल क्लास में एक साथ सारे कवर करेंगे, ठीक है, फाइन। इसके अलावा और क्या बातें आपको याद रखनी है? आई थिंक लायबिलिटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स में इतना सफिशिएंट है फ़िलहाल के लिए। आप इतना करें, अगर कोई भी डाउट आता है तो पूछेगा। इसके अलावा अब क्या बचता है? तो इसके अलावा आपका एक तो सारे टेस्ट्स बचते हैं, और आपका ये जो एक वो 2 थियरीज़ हैं, CTT और IRT, 2 थियरी आपकी वो बचती है, वो और मुझे आपको करवानी है। इसके अलावा और क्या सिलेबस में बचता है? लेट मी जस्ट चेक। अगर सिर्फ टेस्ट बचते हैं तो टेस्ट में आपको अलग वीडियो में कवर करवाऊंगी। अच्छा, इसके अलावा आपकी एटीट्यूड की स्केल्स भी बचती हैं। एटीट्यूड की स्केल भी एक सेपरेट वीडियो में करेंगे। तो एक काम करेंगे, एटीट्यूड की स्केल और जो आपके ये 2 थियरीज़ हैं, ये हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। और इसके बाद टेस्ट्स का, क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी किसी एक स्टूडेंट की, तो मैं टेस्ट का आपको एक साथ सारा कवर करवा दूँगी, ठीक है, और फिर न्यूमेरिकल एक साथ। तो कल तक ये पूरा आपका जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड वी विल ट्राई टू स्टार्ट रिसर्च ऑल्सो फ्रॉम टुमारो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कुछ है तो यू कैन आस्क। ओके, बाय बाय, टेक केयर।